फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे कि जो हम पॉलिसी बाइंग की जो जर्नी होती है कैसी होती है। ये हमारे 3-4 एपिसोड लगातार इसी टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो एक सीरीज है, इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे पुराने वीडियोस को भी देखिए। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट, कि आज की डेट में चल क्या रहा है। ठीक है? तो किसी भी तरीके की जब किसी भी पर्सन ने पॉलिसी लेनी है या पॉलिसी ले लेता है या लेने की तो हम उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंज्यूमर है, जिसको हिंदी में ग्राहक भी बोल देते हैं कि ठीक है, आज आपने कोई पॉलिसी खरीदने लगी है तो एज अ ग्राहक आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो। तो अब बुनियादी लेवल पे ये जर्नी कैसे होती है, 5-10 मिनट में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो आप इससे रिलेट करना कि भाई क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब जब पॉलिसी लेनी होती है तो एक पर्सन को एकदम से इम्पोर्टेंस लगती है कि भाई यार, मुझे मेरे पास क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है कि अगर आज मेरे को कोई तकलीफ हो जाए तो मेरे पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। तो इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ से पता लगती है? कई बार कोई पर्सन है वो अपने लेवल के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस कैसे होती है। कई बार कोई पर्सन है वो अपने किसी दोस्त से बात करता है, उसके फ्रेंड बताते हैं भाई तेरे पास पॉलिसी है कि नहीं। जैसे किसी की नई नई की शादी हुई है तो उसके कोलीग्स बताते हैं कि भाई अपने पास पॉलिसी रखो। या कई बार हमारे दोस्तों के सर्कल के अंदर ही हम किसी पर्सन की बीमारी का क्लेम सुनते हैं कि भाई इस पर्सन का तो इतना बड़ा क्लेम आ गया है। तो हम लोग डर जाते हैं कि भाई मेरे पास पॉलिसी है या नहीं है। तो चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्यों ना हो, कई बार वो जज करने लग जाते हैं कि जो मेरे पास सिस्टम है, कैशलेस है, रिम्बर्समेंट है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, रेलवे में हूँ, बैंक में हूँ, एबीसी कंपनी के अंदर पीएसयू में काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो फैसिलिटी है वो कैसी है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फैसिलिटी होती ही नहीं है। अभी हमारे एक क्लेम आया था किन्हीं सज्जन का, तो वो उनके पास पॉलिसी नहीं है, उन्होंने बताया उनको कैंसर है, 30 की एज में कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, उनके पास ना कोई पॉलिसी है ना सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी है। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बड़ा मन उदास होता है। खैर, ऐसी जगह देख के फिर हम अपने देखते हैं कि भाई क्या मेरे पास पॉलिसी है या नहीं है, तो क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि भाई हम कोई आर्टिकल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आ गया, या सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब हो गया, या हमने कोई इंस्टाग्राम के ऊपर गया है, या कोई फेसबुक के ऊपर गया है, तो वहां पे जाके हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। आजकल क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप के ऊपर भी कई बार हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम लोग अवेयर हो जाते हैं कि भाई मेरे को पॉलिसी होनी चाहिए मेरे पास। तो जब ये जिज्ञासा स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग वहां से फिर अपनी तरफ से रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। रिसर्च कैसे स्टार्ट होते हैं? अम, आपको ये होता है कि अब मेरे को कुछ खरीदना है। अब खरीदना क्या है, कहाँ से खरीदना है, किससे खरीदें? तो उसके अंदर जिस टाइम आपके अंदर ये स्टार्ट करते हो रिसर्च, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मैन आवर्स काउंट करो। कि सपोज कर लो आज मैंने 9 फरवरी है और मैंने अभी 2 बजे हैं और मैंने पॉलिसी लेना आज से चालू कर दिया। तो जितना आप समय उसके ऊपर लगा रहे हो, मैनर्स का मतलब कितने घंटे जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है, हम जॉब में से टाइम निकाल के देख रहे हैं, या हम नौकरी में से जिस दिन हम छुट्टी लेके घर आए हैं तो मैंने 2 घंटे इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ लोगों से बात की। तो जितना आप घंटे लगा रहे हो, इसको आपने नोट कर लेना है। ठीक है? कि कितने घंटे मेरे, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे कितने लगे हैं। और साथ में अपनी एक कैलकुलेशन कर लो कि भई मेरी आज जो आमदनी है, उसके हिसाब से 1 घंटे में 1 आवर के अंदर मेरी कितनी इनकम है। ठीक है? तो बाद में एंड में जाके जब आप पॉलिसी खरीदोगे, उस टाइम पे आप इस चीज़ का हिसाब लगाना कि मैंने कितने घंटे लगाए, तो उसके लिए आपने 12 घंटे लगाए और आपकी 1 घंटे की इनकम ₹400 है। ठीक है? तो 12 मल्टीप्लाई बाय 400 यानी आपने ₹4800 का खर्चा कर देना है इसके ऊपर। तो ऐसे अपनी कैलकुलेशन करनी है, हमने अपना समय हमारा बहुत कीमती है तो उसको बचाना है। तो चलिए बात करते हैं हमारी रिसर्च कहाँ से स्टार्ट होती है। अब ज़्यादातर लोग सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, ठीक है? ये एक सच्चाई है। यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर हमें थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट होती है। हमें क्या चीज़ों की जानकारी होती है? बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में धीरे-धीरे ज्ञान होता है। अलग-अलग सोर्स क्या होते हैं रिसर्च करने के लिए? कुछ लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जाके कुछ वीडियोज़ देखेंगे, ठीक है? या कोई फेसबुक के ऊपर देख रहा है या व्हाट्सएप के ऊपर देख रहा है, कोई भी माध्यम है जहाँ से हमने बेसिकली वीडियो फॉर्मेट में हमने कुछ घंटे लगा के कुछ वीडियो देखे। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जैसे क्योरा है, रेडिट है,
जो लोग मैं बोलता हूँ कि थोड़े टेक सेवी हैं, उन लोगों को वो इसके ऊपर जाके कोई कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार लोगों के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है? वहाँ से उनको धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी जानकारी होनी शुरू हो जाती है। तीसरा सोर्स क्या होता है, जब किसी को लगता है कि मेरे पास पॉलिसी लेनी चाहिए, तो सबसे पहले अपने क्लोज़ सर्कल के अंदर जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, उनसे बात करते हैं। हमारे रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, कोई जीजा-जी हैं, कोई अंकल हैं, कोई दोस्त है बहुत दूर, उनसे हम बात करते हैं, भाई तेरे पास पॉलिसी कौन-सी है? कौन-सी कंपनी अच्छी है? आजकल कौन-सी कंपनी अच्छी चल रही है? तो जितनी हमारी समझ है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो हर एक पर्सन अपनी-अपनी कोई ना कोई फीडबैक देता है। और कई बार हमारे पास नज़दीक में कोई ना कोई एजेंट होता है, तो हम अपने एजेंट से भी जानकारी लेते हैं। इसके ऊपर एजेंट से भी बात कर सकते हो। जैसे किसी ने किसी कंपनी का नाम सुना तो वो डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी देख सकता है। या एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं वेब एग्रीगेटर, जिसके ऊपर हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे जो सोर्स हैं, किस किस टाइप की जगह से आप पॉलिसी ढूंढते हो या खरीदते हो, वो ऊपर हमने लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो के अंदर जाके देखना, तो आपको पता लगेगा कि भाई अलग अलग क्या क्या तरीके होते हैं जहाँ पे एक इंसान पहुंच जाता है और वहां से पॉलिसी खरीदने की कोशिश करता है। अब जब आपने ये सारी जगह पे बात की, यूट्यूब पे गए, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर गए, फ्रेंड सर्कल से बात किया, लोकल एजेंट से लिया, तो इसके पास आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है। ठीक है? इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा-सा डिवाइड करेंगे कि आपके पास किस टाइप की इंफॉर्मेशन धीरे-धीरे आती है। सबसे पहले आपकी एक परसेप्शन बनने लग जाती है कि कुछ आपको एक, इसको आप लिखित में नहीं बोल सकते, लेकिन आपका एक लगने जाता है, यार मेरे पास इतना सम एश्योर्ड होना चाहिए। आप सोचते हो कि ये कंपनी का नाम थोड़ा-सा ज़्यादा सुन रहा हूँ, ये मेरे को अच्छी लग रही है। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से जैसी आपकी समझ है, आपका एटीट्यूड है, जैसा आपका नेचर है या जैसा किसी ने फीडबैक दिया, उस इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करके आपने एक मन बना लिया कि भई मुझे इस टाइप की पॉलिसी शायद लेनी चाहिए या मुझे ये अच्छी लग रही है। तो आपको फिर एक और चीज़ की आइडिया होती है कि भई प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके आपको प्रोडक्ट या उनका प्लान भी बोल देते हैं, उसका नाम आप सुनते हो, ठीक है? कोई पर्सन को लगता है कि एचडीएफसी अर्गो का एक ऑप्टिमा सिक्योर करके पॉलिसी है, वो बड़ी पॉपुलर है। किसी को लगता है कि नीवा बुपा का प्रोडक्ट है रीएश्योर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो कुछ नाम आप बार-बार सुनने लग जाते हो, ठीक है? किसी को स्टार का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, किसी को रॉयल सुंदरम का अच्छा लग रहा है, किसी को सिग्ना का कोई नया प्रोडक्ट आया है, वो मशहूर कर रही है कंपनी, वो अच्छा लगेगा। किसी को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एलिवेट लग रहा है, वो अच्छा लगने लग जाएगा। तो एकदम से केयर ने कोई नया अल्टीमा करके प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसकी गूंज होने लग जाती है। तो 4 साल पहले सुप्रीम का बड़ा नाम था, तो अब अल्टीमा करके प्रोडक्ट है, ये थोड़ा पॉपुलर हो गया। तो आपके पास 5 10 15 प्रोडक्ट, आप बार बार लोगों के नाम सुनते हो, वहां से आपके पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही आपको फिर धीरे धीरे पता लगता है कि कुछ कंपनीज होती हैं। नॉर्मली 3 टाइप की कंपनीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं, उनमें से आपको कुछ का नाम पता लग जाता है सरकारी कंपनियों में, न्यू इंडिया है, यूनाइटेड है, ओरिएंटल है, नेशनल है, ऐसे करके होता है। फिर कुछ कंपनियाँ होती हैं जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है, ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस स्टैंड अलोन पॉलिसी कंपनीज़ होती हैं। आदित्य बिरला है, केयर है, नीवा बुपा है, आपके पास स्टार है, सिग्ना है, ऐसे करके बहुत सारी और भी कंपनियाँ आ रही हैं, गैलेक्सी आ रही है, नारायण है, ऐसे आपको थोड़े से नाम सुनने लग जाते हैं। फिर कुछ कंपनी होती है जिसको बोलते हैं जीआई की कंपनी, यानी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी। आईसीआईसीआई है, बजाज है, बहुत सारी टाटा, बिरला, बजाज, इस तरह के जो नाम है आपने कई सालों से सुनते हैं। अब ये सारी कंपनी कोई ना कोई अपनी प्लान बेच रही होती है, तो उनमें से कुछ पॉलिसीज पॉपुलर होती है और कुछ के नाम आपने सुन लिए होते हैं। तो मेरे पास कुछ कंपनीज का नाम आ गया और कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, कुछ प्लान्स या प्रोडक्ट वगैरह मेरे पास इकट्ठे हो गए। तो ये जानकारी जैसे जैसे इकट्ठी होती जा रही है, तो मज़ा बड़ा आ जाता है कि भई यार मेरे को अब इंश्योरेंस की नॉलेज होने लगी है। फिर इसके साथ एक छोटा-सा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वो होता है टर्म्स। आपको पता लग जाता है कि भई सम एश्योर्ड होता है, यानी इसको हम कवर भी बोल देते हैं कि भई सम एश्योर्ड होना चाहिए। मेरे को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की ऐसे पॉलिसी लेनी है। कुछ आपको टर्म्स पता लगती हैं कि भई मेरे को जो प्रीमियम पे करना है, यानी जो मेरे को पैसे देना है उसको, अम, ऐसे करके आपको कुछ छोटे-छोटे पता, हॉस्पिटलाइज़ेशन होती है, आपको प्री हॉस्पिटलाइज़ेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन, ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको धीरे-धीरे समझ आने शुरू हो जाते हैं। अब जितनी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, ठीक है? इसको धीरे-धीरे आप डाइजेस्ट करते हैं। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको धीरे-धीरे पता लगता है, जिसको बोलते हैं एडवांस फीचर्स। तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए बहुत सारे नाम यूज़ करती है। जैसे 2012 के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया था
रीस्टोर। तो रीस्टोरेज का मैंने तो आज तक सुना नहीं किसी कंपनी ने क्लेम किया, लेकिन पॉपुलर बहुत है कॉन्सेप्ट। फिर इसके कंपटीशन में दूसरी कंपनी ने 2013 के अंदर लॉन्च किया रिचार्ज। फिर कुछ सालों के बाद रीअश्योर आया, ऐसे ही वर्ड आ गए रीलोड, यू नो। किसी ने मतलब अलग अलग टाइप के काम एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन हर एक कंपनी अपना माल बेचना, तो आपको धीरे धीरे नई नई चीजें पता लगती है। एडवांस टर्म्स में और क्या चीजें होती है? हेल्थ चेकअप। कुछ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ चेकअप देती नहीं है। कुछ कंपनी के अंदर हेल्थ चेकअप आपको एनुअल हेल्थ चेकअप मिलते हैं। ठीक है, इस चीज की आपको जानकारी होती है। फिर कुछ कंपनी आपको 2000 से 10,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप के बेनिफिट देती है। अप्रोक्सीमेट एक बात करूँ, कोई 5,000 देती है, कोई 10,000 देती है, तो डिपेंडिंग ऑन सम एश्योर्ड, अलग-अलग टाइप के कॉन्सेप्ट हैं। तो आपको ये रिस्टोरेशन के बारे में अब जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती जा रही है, यहाँ से आपकी कन्फ्यूज़न होनी स्टार्ट हो जाती है कि यार मेरे को ये पता तो लग रहा है, मेरे लिए यहाँ पे क्या चाहिए? यू नो। फिर एकदम से आपको पता लगता है कि 2025 में एक कंपनी है जो आप पॉलिसी, अगर कुछ साल पॉलिसी चलाते हो, क्लेम नहीं लेते, तो आपका 1 साल का 1 एनुअल प्रीमियम आपको रिफंड कर देंगे। तो आपको लगता है यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, कि भी नए-नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। फिर पिछले 5-6 साल से एक नया कॉन्सेप्ट आया कि हम आपकी पॉलिसी 2x कर देंगे, 4x कर देंगे, 5x कर देंगे, 6x, 10x, 11x, यानी आपकी पॉलिसी सपोज़ कर लो 10 लाख की है, तो उसको दो 20 लाख कर देंगे, 40 लाख कर देंगे, 50 लाख कर देंगे, 60 लाख कर देंगे, तो उसको 1 करोड़ कर देंगे, या हम उसको 11x यानी एक यू नो यानी आपकी पॉलिसी 10 लाख की और 1 करोड़ से ऊपर की काउंट ही होगी। फिर कुछ साल पहले एक नया एलिमेंट इसमें ऐड हुआ जिसको बोलते हैं अनलिमिटेड सम एश्योर्ड। भाई आप पॉलिसी ले लो, खत्म। 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, भूल जाओ सब कुछ। आपका जितना भी क्लेम आएगा हम सारा दे देंगे। सम एश्योर्ड की आपकी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हो, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर कुछ साल पहले एक बड़ा मार्केटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया था कि अनलिमिटेड आपको क्लेम देंगे। यानी आपने सपोज कल आपने 10 लाख की पॉलिसी दी, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि अगर आपका ये 10 लाख छोड़ो, अब आपका 50 लाख का भी क्लेम आएगा तो हम उसको दे देंगे। तो मार्केटिंग गिमिक्स इस टाइप की इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी है। नो क्लेम बोनस के आसपास बहुत सारे वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, हम ये देंगे, वो देंगे। तो ये जब सारे आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं, यहीं से एक बड़ा जबरदस्त आपके माइंड में एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं बायस। यानी जैसे-जैसे ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ठीक है? तो ये एक स्क्रिप्ट होती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो मार्केटिंग करनी होती है, उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की होती है। कि उनको मालूम है कि भई आप देखने क्या आ रहे हो। इसके पीछे उन्होंने हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किया होता है इस काम के लिए, कि भई एक बंदा पॉलिसी लेने के लिए आ रहा है, अब इसके दिमाग में ये क्या चल रहा है हमें मालूम है, अब हम इसको अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे। ये मार्केटिंग का एक प्लान होता है, कि आप कैसे हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो आप डाटा आपको मिलता है, वो सोशल मीडिया पे मिलता है। आप कैसे चेक करोगे ये जो डेटा दिया जा रहा है यहाँ पर, वो ऑथेंटिक है? यू नो किसी पर्सन ने, जैसे आपने किसी वीडियो के बारे में, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया पे सर ये एक दो कंपनी है, उनके बारे में मैंने कमेंट्स बहुत सुने हैं, बड़े नेगेटिव कमेंट्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे जज करोगे कि वो जेन्युइन है कमेंट्स या फेक है? ठीक है, आप उसके ऊपर धारणा बनानी, आपने पैसा लगाना है 20-25 हजार, आपका डिसीजन है, लेकिन हम कैसे जज करेंगे कि ये डेटा करेक्ट है? किसी ने कोई रिव्यू डाला है पॉलिसी का, तो क्या वो एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है? उसने अपना ही कंपनी की अच्छी-अच्छी सारी चीज़ें बता दी और कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं बताई। कैसे आप चेक कैसे करोगे? आपके पास ऐसा क्या तरीका है कि आप जो ये डेटा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल करेक्ट है? नहीं होता। क्या ये डेटा ऑथेंटिक केस है, लेकिन आउटडेटेड है? यानी आज मैं 2025 में पॉलिसी ले रहा हूँ और मेरे पास कोई जो डेटा है 2023 का है। तो 2 साल के अंदर तो भाई दुनिया बदल जाती है, ठीक है? तो ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है, इसको हमने वैलिडेट कैसे करेंगे कि भाई ये डेटा काम का है या नहीं है? फिर इसके साथ, लेकिन जब आप इस चीज़ को डेटा देखते हो, तो नोइंगली, अननोइंगली आपके मन में एक बायस बन रहा है। बायस का मतलब क्या होता है? आपका एक झुकाव हो जाता है एक तरफ, कि नहीं, आपके मन में एक धारणा बनने लग जाती है। जैसे हमने ऊपर बात की थी परसेप्शन की, ऐसे ही आपका एक बायस बन जाती है, यार ये मेरे को अच्छा लग रहा है, ये बेकार है। फिर अलग-अलग न्यूज़पेपर के अंदर या वेबसाइट्स के ऊपर या किसी चैनल के ऊपर
आपको रेटिंग बताई जाती है कि ये कंपनी की रेटिंग बाकियों से अच्छी है। अब ये रेटिंग वेटिंग कहाँ से आ जाती है रेटिंग, जैसे वो एक जोक होता है कि कौन है ये लोग। तो इसी तरीके से ये रेटिंग कौन बना रहा है, किस बेसिस पे बना रहा है, क्या उसके पीछे कोई साइंस इन्वॉल्व है, या जिस मर्जी को आप पैसा देके और वहां पे आप उसका रेटिंग ले लो। बहुत मुश्किल है, कैसे चेक करोगे आप इस चीज को। फिर आपके पास इसमें धीरे धीरे कुछ चीजें और ऐड होती हैं। ये सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं इंफॉर्मेशन के कैटेगरी के अंदर आ रही है, आपको एकदम से एक नई चीज पता लगती है कि भाई एक चीज होती है जिसको बोलते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कंपनी कितना क्लेम सेटल कर रही है। ठीक है। अब ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो डेटा है, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत झोलझाल है। पहली बात, ये डाटा रियल टाइम में बहुत रेयरली अवेलेबल होता है। अगर आप 2025 में पॉलिसी खरीद रहे हो तो आपके पास ये 2023 से का ही डाटा होएगा। 2024 तक का डाटा भी अभी पब्लिश आपके पास नहीं होगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है। दूसरा, ये जो डेटा होता है इसकी एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है जो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसमें क्या बोला जाता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम 99.99% या 100% क्लेम दे रहे हैं। तो आप देखोगे ये जो डेटा है कि 99 से 100 के बीच में जो डेटा है, या 99 टू 100 के बीच में जो डेटा है, ये जो डेटा है आप देखोगे इसमें 10 से 15 कंपनीज का नाम आता है। तो क्या कंपनी ऐसे क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो ये डाटा गलत है या कुछ नहीं, नहीं, ये डेटा करेक्ट है। लेकिन इसकी एक रिप्रेजेंटेशन डिस्टॉर्टेड फॉर्म होती है। कंपनीज क्या बोलती हैं कि हमने ये जो 99% क्लेम दिए हैं, ठीक है, ये हमने विद इन फर्स्ट 3 मंथ के अंदर दिए। यानी सपोज करो एक कंपनी के 1 लाख क्लेम आए और उसने 80,000 क्लेम दे दिए। ये जो 80,000 क्लेम कंपनी ने दिए हैं, ये जो क्लेम है, जो क्लेम सेटल हुए हैं, इसमें से 99% क्लेम पहले 3 महीने में दे दिए। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी सारे जो क्लेम है 100% सेटल कर रही है या 99% सेटल कर रही है। इसका मतलब ये है कि जितने भी उन्होंने क्लेम सेटल किए, उन क्लेम में से 99% जो क्लेम थे वो पहले 3 महीने में सेटल किए। तो लेकिन एक इंश्योरेंस जो पॉलिसी खरीद रहा है उसको इससे क्या लेना देना, उसका ये काम नहीं है ना। तो ऐसे क्या हो जाता है, हमारे को बायस हो जाता है कि यार ये कंपनी की तो क्लेम सेटलमेंट बहुत जबरदस्त है। आपको नहीं मालूम कि वो क्या एक्चुअल में है क्या चीज। फिर एक नई चीज आपको पता लगती है जिसको बोलते हैं आईसीआर, इंकर्ड क्लेम रेशियो। तो ऐसी एक ओपिनियन बनाया जाता है कि जिस कंपनी की इनकर्ड क्लेम रेशियो लो है, यानी वो कंपनी जो क्लेम दे रही है, ठीक है, हो सकता है ये उसकी मैनेजमेंट की निशानी है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, या उनका जो पोर्टफोलियो वो हेल्दी है, या फिर कोई पर्सन इसको ऐसे बोल देते हैं कि जिसकी इनकर्ड क्लेम रेशियो कम है, ये शायद क्लेम कम देती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इनकर्ड क्लेम रेशियो इंश्योरेंस कंपनी के सारे जो पोर्टफोलियो होता है उसका 30 to 40% ही होता है। जो क्लेम रेशियो है कि कंपनी का जो खर्चा होता है, प्रॉफिट लॉस की बैलेंस शीट होती है, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट क्लेम होता है। सारा इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम नहीं होता। ये एक गलत फहमी होती है कि जितने कंपनी का क्लेम आए, अगर उन्होंने 100% भी क्लेम दे दिए तब भी कंपनी लॉस में नहीं जाती। तो ये जो किस टाइप से कैलकुलेशन करती है एक नॉर्मल पर्सन को समझना मुश्किल हो जाता है। कुछ कंपनी की यहाँ पे आ जाती है रेशियो की 100% से ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये जो 100% से ज्यादा कंपनी दे रही है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई कंपनी अगर दे, हाँ बिल्कुल है, कुछ कंपनियां देती हैं। बट क्या ये करप्शन की निशानी है, या ये बैड मैनेजमेंट है? कैसे जज करोगे आप, है ना। ये क्योंकि देखो जो रेशियो होती है ना, रेशियो एक जब भी किसी भी तरह से आप रेशियो करके एक आइटम ऐड यूज करोगे, रेशियो हमेशा दो सिमिलर सेट ऑफ कंपोनेंट्स, सिमिलर सेट, सिमिलर कंडीशंस की आइटम के लिए यूज कर सकते हो। यानी इस वक्त एक कंपनी है 6 साल पुरानी, एक कंपनी है 20 साल पुरानी, इन दोनों को आप रेशियो अप्लाई करना बेसिकली फंडामेंटली गलत है। दोनों का अगर दोनों का सेम भी बिजनेस है तब भी रेशियो आप दो अलग अलग टाइप की आइडेंटिकल चीजों के अंदर ही यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो रेशियो आप ऐसे यूज कर रहे हो
कि आई मीन एक कंपनी 10 साल पुरानी, एक कंपनी सिर्फ 3 साल पुरानी है। ये रेशियो इस केस में काम नहीं होती। ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है? तो इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ऊपर एक लिंक है, वहाँ पे जाके देखिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनकम क्लेम रेशियो के अंदर क्या जुलबाजी है और आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है? अब यहीं पे बात आ जाती है कि भई इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर कौन होता है? आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज़ क्या करती हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? या सोशल मीडिया अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, ठीक है? फ़ेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है? टीवी है ना? अलग-अलग जगह के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट हो रही होती है। एडवर्टाइज़मेंट जो ये हो रही है, ठीक है? ये नेचुरली भई कोई फ्री में थोड़ी करेगा किसी के लिए, तो पेड आप पैसा देके किसी को भी ओपिनियन बना सकते हो। जैसे अभी ये कंपनी है उन्होंने अपना लाइसेंस सरेंडर किया है, आई डोंट नो इंश्योरेंस का नहीं किया लेकिन एग्री कुछ उन्होंने अभी सरेंडर किया है। कंफर्मेशन मेरे को आ जाएगी, मैं चेक कर लेता हूँ। कंपनी का नाम है फ़ोनपे। अब फ़ोनपे की एक ऐड आती थी टीवी के ऊपर। टीवी के अंदर ऐड में आलिया भट्ट बैठी है। आलिया भट्ट एक किसी उसके अंकल बैठे हैं, उनको बोल रही है कि भई अंकल आप खाते क्यों नहीं? अंकल बोल रहे हैं कि जी कल मेरी पॉलिसी का हेल्थ चेकअप है। मैंने कल एक पॉलिसी खा रहा हूँ सॉरी आई एम सॉरी कल मैं एक पॉलिसी खरीद रहा हूँ, उसके मेरा हेल्थ चेकअप है। तो वो कहती है छोड़ो, आप क्यों नहीं ये तो शी इज़ इन्फ्लुएंसिंग यहाँ पे। वो क्या बोल रही है अंकल छोड़ो आप यहाँ फ़ोन पे से पॉलिसी खरीदो, इसमें तो नो हेल्थ चेकअप है, ठीक है? तो अब किया क्या? यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या किया? अरे हेल्थ चेकअप यानी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रही है कि हेल्थ चेकअप कराना तो बेवकूफ़ी है। नंबर 1 उसने आपके माइंड में एक वायरस डाल दिया कि भई हेल्थ चेकअप वगैरह तो फालतू की चीज़ें होती हैं। जबकि आज आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो। खरीदने के टाइम पे अगर आपका हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा 45-50 साल की उम्र से अगर आपकी उम्र है, तो आप कितना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हो, आप डॉक्टर तो हो नहीं। आपने जो डिक्लेयर की उसके अंदर अब आपको क्या मालूम आपकी आर्टरीज़ कितनी ब्लॉक्ड है। नहीं मालूम ना। तो यहाँ पे ये लेडी एक्ट्रेस है वो अब नेचुरली इसको पैसा दिया फ्री में थोड़ी ऐड करेगी। तो ये वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है कि भई आप हेल्थ चेकअप के बिना पॉलिसी लो। तो एक तो उसने बोला हेल्थ चेकअप ज़रूरी नहीं है। दूसरा उसने बोला कि नो हेल्थ चेकअप के बिना ये पॉलिसी दे रही है। कितने लोग ये पॉलिसी बाय कर लेंगे, ठीक है? जबकि ये 100% ये जो एडवाइस दी जा रही है थ्रू एडवर्टाइज़मेंट एक इन्फ्लुएंसर के थ्रू, ये 100% स्टूपिड एडवाइज़र है। मतलब कितने लोगों को मरवाएगी ये लेडी। ठीक है ना? आप पॉलिसी खरीद रहे हो, ध्यान से सोचो, यहीं से हम आगे निकलते हैं। मेरी एज सपोज़ कर लो 55 है। मैं आज एक पॉलिसी ले रहा हूँ और मुझे बीपी की प्रॉब्लम है और मैं आज पॉलिसी लेना चाहता हूँ। मेरी वाइफ़ है, वाइफ़ की एज सपोज़ कर लो 52 है और उसको थायराइड है। ठीक है? या अब देखो नॉर्मली क्या होता है अब छोटे-छोटे मैं पॉइंट्स यहाँ से लेके आता हूँ। फीमेल का नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी लेडी है उसका एक पर्टिकुलर एज के बाद मेनोपॉज़ तो आएगा ही आएगा। ठीक है? तो ये जब स्टेटस हो रहा है अब ये जो पर्सन है 55 की एज का, अब ये पॉलिसी ले रहा है अगर इसका हेल्थ चेकअप नहीं हुआ, ठीक है? तो इस पर्सन के पास ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी है जिससे ये चेक करेगा कि इसकी जो आर्टरीज़ हैं वो कितनी ब्लॉक्ड है? हम कैसे चेक करेंगे कि मेरी ये जो आर्टरीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं या बिल्कुल भी नहीं है? तो मैं आज इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रिस्क हूँ। उस रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी जब क्लेम देगी, तो क्लेम के टाइम पे इस चीज़ का डिस्प्यूट निकल आएगा 100% कि जी सपोज़ करो इस बंदे ने क्लेम दिया और 9 मंथ्स के बाद हमारा क्लेम आ गया हार्ट अटैक का, ठीक है? तो अब ये बंदा बोल रहा कि जी मेरे को तो बीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है? लेकिन जो ये हार्ट अटैक का क्लेम हुआ है उसका डॉक्टर बोल रहा है कि इसका बीपी से कोई लिंक नहीं है। लेकिन कंपनी बोलेगी भई हमें क्या मालूम? जब तक आपने पॉलिसी लेते हुए हेल्थ चेकअप नहीं करवाया, ठीक है? तो सारी जो ज़िम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिक्लेरेशन की, वो सारी की सारी सब आपकी है। ठीक है? और यहाँ पे ये बहन जी बोल रही हैं कि हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं। तो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भई आपको देखो उसको मालूम है ना कि भई ये पर्सन है, इसके माइंड में एंड टारगेट है, कि हमने बायस कर देना है इसको। तो इस तरीके से एक पर्सन के दिमाग को इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिर आप देखोगे आजकल बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट के अंदर 2 लोग बैठ के आपस में डिस्कशन करेंगे। अब ये स्क्रिप्टेड होता है। इसके अंदर पहले से ही देखो कि आप इस चीज़ को मान लो इस चीज़ को आपको मानना ही पड़ेगा। आप देखोगे कि जैसे मैं डायरेक्टली नाम ले नहीं सकता लेना तो मैं चाहता हूँ।
देखोगे, आपको वीडियो देखेंगे, आपको पता लगेगा, आप इस टाइप के जो वीडियोज़ होते हैं, उसके अंदर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बस वो रेटिंग दे देंगे, ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो वो जो कोलैब करने वाले 2 लोग होते हैं, उनका यही 1, 2, 3, 4 कंपनियों से ही टाई अप होता है। वो इन कंपनियों के या तो एजेंट होते हैं या उन्होंने इनको पे किया होता है। तो वहाँ से उस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है? तो पॉडकास्ट के अंदर ज्ञान तो बड़ा बता रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से हाइलाइट किया जाता है, फिर उसके शॉर्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? कि भाई अब जैसे एक बिल्कुल लेटेस्ट शॉर्ट मैंने बाई चांस ही देख लिया कल। तो उसके अंदर बोल रहा है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि आपको मालूम है एक कंपनी है जो आज आपकी पॉलिसी आपने ली, तो अगर आपने उसका 1, 2, 3, 4, 5 साल आपने उसका प्रीमियम पे किया, अगर आपका क्लेम नहीं आया, तो वो आपका 6th ईयर के अंदर आपका 1 साल का प्रीमियम रिफंड कर देगी। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं मतलब, ये एक स्टेटमेंट है, जिससे आपके मन में पहली लालच है ना कि भी 6 जो रिफंड हम कर देंगे। तो आपने लगा यार बढ़िया, अगर मेरा कुछ साल क्लेम नहीं आता तो मेरे पैसे वापस आ जाएँगे। ठीक है? ऐसे ही कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, तो मैं ऊपर एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके इस चीज़ करिए, तो उसका था लॉक द क्लॉक। तो उसको ऐसे पब्लिसाइज़ किया गया कंपनी ने कि भई आपका प्रीमियम जितने साल आप क्लेम नहीं लोगे तो आपका प्रीमियम फिक्स होगा। जबकि इसके अंदर सिर्फ़ ऐज लॉक की जाती थी, प्रीमियम लॉक नहीं किया जाता था। ठीक है? तो कितने सारे लोगों ने पॉलिसी ऐसे खरीदी कि भई ये जो प्रीमियम है, ये मेरा अभी प्रीमियम फिक्स रहेगा। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों केस के अंदर हुआ क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने सपोज़ करो आपसे हर 1 साल 100 करोड़ रुपए लेना था। यहाँ पे रिफंड कर दिया और यहाँ पे आपका प्रीमियम फिक्स कर दिया। तो उनके पास कुछ टाइम के बाद सपोज़ करो जो उन्होंने रिफंड किया या कर करा के उनके पास जो पैसा बच गया वो 90 करोड़ इकट्ठा हो गया, क्योंकि उन्होंने रिफंड दे दिया। ठीक है? तो इस टाइप की जो कंपनी ने रिफंड दे दिया आपको, तो उसका रेगुलर हर एक साल जो इन्फ्लेशन है, उसके बाद अगले साल इसको 110 करोड़ चाहिए था, उसके बाद 120 करोड़ चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने प्रीमियम नहीं बढ़ाया या उन्होंने प्रीमियम रिफंड कर दिया, तो उनके पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो सपोज़ करो 110 की जगह 100 करोड़ इकट्ठा हो रहा है, तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही क्लेम आएँगे, तो कंपनी कहेगी, "भई, पैसा तो आ नहीं रहा।" तो होगा क्या? इस टाइप की जो चीज़ होएगी, रिफंड आपको होगा, आपका एज एज फिक्स हो जाएगी, लेकिन आपका प्रीमियम तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आप चाहे इस तरह की पॉलिसी लो, चाहे ना लो। आप लॉक द क्लॉक लो, चाहे ना लो। आप प्रीमियम बढ़ने को रोक नहीं सकते। ठीक है? तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, ये आपको बायस कर रही है। ठीक है? तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप तक पहुँचाने के लिए, आपके दिमाग को जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर जाके चेक करो। ठीक है? अगर आपको कुछ करना ही है, अगर करने का ठान लिया ना मेरे को रिसर्च करनी है, तो फिर सही पॉइंट के ऊपर करो। देखो इंश्योरेंस कंपनी का जो एडवर्टाइजिंग का बजट है वो कितने 100 करोड़ है ना? 100 करोड़ है, 200 करोड़ है या 500 करोड़ है। चेक करो इसको जाके। चेक करना ये पैसा कौन दे रहा है? ये कस्टमर की जेब से जा रहा है। इसकी वजह जो लोग आज की डेट में परेशान है ना, मेरा प्रीमियम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बजट बढ़ते जा रहे हैं। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको जो पैसा देना कहाँ से देंगे? जो यूट्यूब पे जाके ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये कंपनी अच्छी, ठीक है? फिर आप ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के लिए पैसे दे रहे हो, कौन देगा इसका पैसा? ये कस्टमर की जेब से ही जा रहा है। तो धीरे-धीरे आपके मन में एक बायस आता है। मैं इसको थोड़ा-सा आपको सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि आप ध्यान से इस चीज़ को वीडियो को दोबारा देखो। आपने आज ये सोच लिया कि मुझे एक पॉलिसी लेनी है, पॉलिसी के बारे में आपने जो रिसर्च करनी स्टार्ट की, रिसर्च करते-करते आपको इन्फ्लुएंसर्स ये अलग-अलग तरीके से आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, इसको जो ये सोर्स हैं, जितने आपके सोर्स हैं, क्या इसके अंदर भारत सरकार की ड्यूटी नहीं बनती कि भई ये जो डाटा है, जैसे यहाँ पे दिया, जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर, क्या उसको चेक करना आईआरडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कि जो भी डाटा पब्लिश कर रहा है, उस डेटा की ऑथेंटिकेशन चेक करो। क्या वो जो पर्सन एक किसी के बारे में बोल रहा है, इनकम क्लेम रेशियो के अंदर 99% जो डेटा बोल रहे हैं कि भी 99% दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, ये तो 100% गलत बोल रहे हो आप। टोटल फ्रॉड हालाँकि टेक्निकली सही है, लेकिन ये एक किसी भी बंदे को आप कैसे बोल सकते हो कि वो 100% क्लेम दे रहे हैं? दे आप एक्चुअल में 80% रहे हो और यहाँ पे बोल रहे हो 99% की जो मैंने क्लेम दिए। तो इसके ऊपर आईआरडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप इस चीज़ को चेक करो। ठीक है? इनकम क्लेम रेशियो है, इनकम क्ले मैं कहता हूँ कंपनी की आपको ये रेटिंग देनी है, ये न्यूज़पेपर का काम थोड़ी है।
अगर किसी का हक बनता है, जो अंदर की रिपोर्ट है कंपनी की, वो तो आईआरडी के पास है। आईआरडी ऐसा क्यों नहीं एक एलिमेंट शो करती? देखो, हर एक इंश्योरेंस, मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर साल में कई फाइन लगती हैं, पेनल्टी लगती है, ठीक है? बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी का लगता ही लगता है। ये डाटा क्यों नहीं आईआरडी पब्लिश करती कि इस कंपनी ने ये गलत अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो की है? भाई, जो मार्केट के अंदर डेटा आना चाहिए कि भी कौन सी कंपनी क्या बेकार काम कर रही है, वो बताओ। आईआरडी की ड्यूटी नहीं बनती कि आप डाटा पब्लिश करो कि भाई पिछले 5 इयर्स के अंदर ये इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, 1, 2, 30, 40 कंपनी जितनी भी आती हैं, इन्होंने कि, किस रेट से प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, कि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर कितना प्रीमियम बढ़ाया है। भाई, क्या आईआरडी को देने में इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल दे सकते हो भाई। वैसे तो आप बोल रहे हो ग्राहक को जागो, ठीक है, उसको डाटा दो दो सही करेक्ट। वो जाके इधर उधर से डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, जो टोटली बायस्ड डाटा है, वो एडवर्टीजमेंट का डेटा है। आप हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि मेजर मेरा जो प्रीमियम की ग्रोथ है, ये पिछले 5-7 साल में इस किस कंपनी ने कितना किया, ये डाटा आईआरडी के पास तो है ही, पब्लिश कर सकते हैं। आईआरडी तो अप्रूवल दे रही है। आप ये डाटा करो कि किस कंपनी के अंदर कितनी पेनल्टी लगी है, ये डाटा बताओ। लोगों को पता लगना चाहिए कि भी ये कंपनियां क्या कर रही हैं। आप डाटा पब्लिश करो कि किस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी जा रही है। कोई कंपनी 100 करोड़ कर रही है एक क्वार्टर के अंदर, कोई 50 करोड़ कर रही है, और हो सकता है कोई 200 करोड़ कर रही हो। तो आपका ये हक बनता है, ये जो डेटा होता है, ये एक इंश्योरेंस बायर है जो, उसके पास ये डेटा होना चाहिए, ठीक है? आपके पास ये जो सही इंफॉर्मेशन देनी है कि जो एक्चुअल में क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितनी है, ठीक है? किस कंपनी का पिछले हर एक क्वार्टर के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर कितना उसने प्रॉफिट कमाया। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कि भैया, तो फिर आप उसका बार बार प्रीमियम बढ़ाने के लिए क्यों इंक्रीज कर रहे हो? मिसमैच हो गया ना। एक कंपनी प्रॉफिट में जा रही है अच्छी खासी, ठीक है, तो आप उसको किस बेसिस के ऊपर साल में दो दो बार प्रीमियम बढ़ाने के लिए बोल रहे हो? ये जो डेटा है, ये पब्लिश करना हमारी जो इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे बड़ी आज की डेट में जिस चीज के अंदर हम बोल सकते हैं कि भी फैंटास्टिक लेवल के ऊपर हम इन चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये जो सारी चीजें हैं, अगर आईआरडी इन चीजों को कर ले, फिर तो बात ही बड़ी जबरदस्त है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से घूम फिर के बात बन जाती है कि जो आप एज अ पॉलिसी बायर डेटा चेक करने के लिए जा रहे हो, अगर वो डेटा ही सही नहीं है, तो फिर यू विल एंड अप एट रॉन्ग कंक्लूजन्स, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। हमारी ये सीरीज है, पिछले जो 2 वीडियो आए हैं उसी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके लगे कि दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर समवन, किसी को हेल्प हो सकती है, तो अपने 2, 3, 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए। पता लगे कि भी इंश्योरेंस का किस तरीके से है। कभी भी आपका दोस्त अगर कहता है कि भी मेरे को पॉलिसी खरीदनी है, उसको ये वीडियो शेयर करो, उसको पता लगेगा कि भी किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए। किसी टाइप की आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट है healthinsuranceaia.com, वहाँ पे विजिट करिए। आपको वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में बहुत सारा लेटेस्ट डेटा मिलेगा, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि भी हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये वाकई किसी की हेल्प हो रही है इससे, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर करिए। और हमें प्रोत्साहन देने के लिए, मोहब्बत देने के लिए, आप काइंडली वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए जी, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे श्याम।